आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। स्वागत है आपका आईबीएक्स कैश स्टूडियो में और आप देख रहे हैं आवाज़ अड्डा। आवाज़ अड्डा में आज बातचीत उत्तर प्रदेश का मूड समझने की है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव के मद्देनज़र लोगों का मूड क्या है, किस तरफ झुकाव बढ़ रहा है, किस तरफ रुझान बढ़ रहा है। तो इसको मापने का एक तरीका होता है कि ओपिनियन पोल्स होते हैं, लोगों से बातचीत की जाती है और उसके नतीजों को के द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं कि रुझान या झुकाव या समीकरण किस तरह के बनते दिख रहे हैं और कौन सी पार्टी किस पायदान पर है, कौन सबसे लोकप्रिय है। तो हाल में 2 ओपिनियन पोल सामने निकल के आए जिसके संदर्भ में ये चर्चा हम आज करना चाहते हैं। एक जो सबसे लेटेस्ट वाला है वो पोल स्ट्रैट का है जो कल किया टाइम्स नाउ ने। उसमें जो टैली सीधे सीधे आपको बता देते हैं, उसके बाद चर्चा बढ़ाने में आसानी रहेगी। बीजेपी अभी भी लीड कर रही है 240-45 सीट के आसपास, 239 से 245 का आंकड़ा, और एसपी 119 से 125, यानी नेक एंड नेक फाइट, बाइनरी पोल जैसा यहाँ पे बनता दिख रहा है। बाकी दोनों पार्टी बीएसपी और कांग्रेस काफ़ी पीछे हैं। इससे पहले एक और पोल आया था सी वोटर का, जिसमें बीजेपी को 213 से 221 तक सीटें दी गई थी। ये पहले का था, यानी नवंबर के फर्स्ट वीक में सी वोटर का था, सेकेंड वीक में आप कह सकते हैं कि पोल स्ट्रैट वाला था। तो थोड़ा सा उसमें अब इजाफा भी देख रहे हैं। वोट परसेंटेज जो इस वाले पोल में दिखाया गया है उसमें 39.67% बीजेपी के पक्ष में है और समाजवादी पार्टी पक्ष में जो है 41.9 है, माफ़ कीजिएगा, 2017 से थोड़ा सा बढ़ा है। लेकिन समाजवादी पार्टी का शार्प जंप है, 21-22% से बढ़ के अब 33% तक पहुंचता हुआ दिख रहा है। और सी वोटर वाले में भी आप देखेंगे तो यही स्थिति है, 41 और 31 के आसपास बैठती हुई यहाँ पे दिख रही है। और वहाँ पे एसपी की जो सीट्स हैं वो 152 से 162 के आसपास पहुँचती हुई दिख रही हैं। मोटी तस्वीर ये बनती दिख रही है कि सपा जो मुख्य विपक्षी दल है वही फ्रेम में है, बीएसपी और कांग्रेस बहुत पीछे। कांग्रेस तो बहुत ही पीछे, उसमें तो कोई सुधार दिख ही नहीं रहा है, दोनों जो ये पोल्स इशारा कर रहे हैं। तो इनको कैसे डिकोड किया जाए, कैसे समझा जाए और इसके क्या मतलब निकाले जाए, इसमें एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो 30-32 पे जाके गाड़ी अटक जाती है, ये पिछले कई बार से हम देख रहे हैं। हम तो रिसेंट 2 की बात करें, उससे पहले भी ये वहीं पे जाके फंस जाता था, उससे आगे गाड़ी बढ़ नहीं पाती थी। और बीजेपी का जो है गिरता नहीं है, नंबर परसेंटेज वहीं रहता है, लेकिन सीट कम होती है क्योंकि इधर का इजाफा हुआ है, तो उसकी वजह से सीट में इजाफा हो जाता है। तो इसको और कैसे समझें, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो पैनल है, जो मेहमान है, उनसे परिचय करा दें आपका। राकेश त्रिपाठी है जो उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनका पक्ष रखेंगे, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव हैं जो समाजवादी पार्टी की तरफ से उनका व्यू रखेंगे, उनकी बात रखेंगे। और बसपा की तरफ से अप्रत्यक्ष तौर पे या प्रॉक्सी कहूँ मैं तो प्रोफेसर सतीश प्रकाश जी उनकी बात रखेंगे। सीधे तौर पे वो नहीं कह सकता कि वो बसपा से हैं, लेकिन पक्ष उन्हीं का वो ज़्यादातर रखेंगे। और 2 बहुत ही विद्वान हम लोग अपने साथ जोड़े हमारी मदद के लिए, प्रदीप सिंह जी बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट और CSDS के प्रोफेसर हैं संजय कुमार जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इधर से शुरू करना चाहता हूँ एनालिस्ट की तरफ से, पहले उनके आंकड़े ले लूँ, फिर आप लोगों के दावे प्रतिदावे को शुरू करूँगा। प्रदीप जी, ये आंकड़े जो दिखा रहे हैं दोनों ही पोल के, क्या संकेत दे रहे हैं? ये बीजेपी घट रही है धीरे धीरे, ऐसा नहीं? देखिए, ऐसा है कि अभी तो चुनाव में समय है, चुनाव का माहौल गर्म होने में भी समय है। ये बात निश्चित रूप से है कि 2017 की तुलना में ये 2022 का चुनाव मोटे तौर पर बाइपोलर होने जा रहा है। लेकिन जब तक बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में है, पूरी तरह से बाइपोलर होना मुश्किल है। अलग अलग इलाकों की बात कर रहा हूँ, पूरे राज्य के स्तर पर बात नहीं कर रहा हूँ। तो इसलिए बहुजन समाज पार्टी बहुत सी जगहों पर इसको ट्रायंगुलर भी बनाएगी। एक बात दूसरा ये है कि अगर आप देखिए 2014, 17 और 19 3 चुनाव बीजेपी जो जीती है अब तक, और तीनों चुनाव जो है ये पार्टियां हारी। तो बीजेपी ने एक सामाजिक समीकरण बनाया, हम लोग बहुत चर्चा करते हैं, अति पिछड़ा आया, अति दलित आया, इनके साथ वो आया, उनके साथ वो गया, इसकी नाराजगी, इसकी खुशी। लेकिन पिछले 7 साल में नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर एक एस्पिरेशनल क्लास बनाया है।
जो मैं ये नहीं कहूंगा कि उसने जातीय अस्मिता की राजनीति को भुला दिया है, छोड़ दिया है और जाति की बात नहीं करता, लेकिन वो जब बीजेपी और मोदी की फोटो दिखाई देती है तो वो अपने जीवन में जो परिवर्तन हुए पिछले 7 साल, केंद्र की योजनाएं हो, राज्य की योजनाएं हो, उनका असर उस पर होता है। तो उसी के कारण ये जो वोट मिलता है बीजेपी को, ये जो ये समाज जुड़ा है, उसमें एक बड़ी भूमिका उसकी है। दूसरी बात, 17 से 22 के बीच में, 17 का चुनाव अगर आप याद करें तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस और आरएलडी के साथ मिलकर लड़ी थी। इस बार ऐसी उम्मीद है कि शायद फिर आरएलडी साथ होगा। अभी तक औपचारिक गठबंधन नहीं हुआ है, लेकिन दोनों पक्षों ने घोषणा की है। तो सपा ने अपने वोट बैंक में ऐसा बहुत कुछ जोड़ा नहीं है, जिसको कहते हैं टॉप अप। वो जो था कोर वोट, उसमें कोई बहुत ज्यादा जुड़ाव हुआ हो ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। बीजेपी ने कोई बड़ा वोट बैंक खो दिया हो ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। जो 2.5 साल पहले साथ था, वो अचानक इस 2.5 साल में ऐसा क्या हुआ कि पीछे चला जाएगा। 17 में बीजेपी के सामने मुश्किल ये थी कि स्टेट में कोई लीडरशिप नहीं थी। आज बीजेपी की बहुत स्ट्रांग लीडरशिप है उत्तर प्रदेश में। ये कुल मिलाकर जो है स्थिति, जो ये पोल भी दिखा रहे हैं बीजेपी आगे है, मुझे लगता है बीजेपी आगे ही रहेगी। जो ये कारण है, जो सामाजिक समीकरण की बात करें, सरकारी योजनाओं की बात करें, और जो कैंपेनर्स हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह गृह मंत्री, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, ये जो गैलेक्सी है स्टार कैंपेनर्स की, जिन्होंने परफॉर्म करके दिखाया है। ऐसा नहीं कि वो केवल वादा करते, बाकी उनके जो विपक्षी हैं वो वादा कर रहे हैं। देखिए, एक बस 15-20 सेकंड और लूंगा। जो एक ट्रेडिशनल वो था पक्ष विपक्ष का, एक समय लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी सत्ता की पार्टी थी और बाकी सब विपक्षी दल थे। आज स्थिति देश में यह है कि सभी पार्टियां या तो सत्ता में हैं या रह चुकी। तो वो जो दावा होता था विपक्ष का कि हम आएंगे तो ऐसा करेंगे, वो चला गया। हर पार्टी को मौका मिल चुका है। तो तुलना इस बात से होगी कि जब आपको मौका दिया था हमने, तब आपने क्या किया था, और अब जो वादा कर रहे हैं उस पर कितना भरोसा करें। जी संजय जी, प्रदीप जी कह रहे हैं कि बसपा का अस्तित्व है, लेकिन हर पोल में आप देखिए, और 17 से अब तक देखिए, बहुत इंप्रूवमेंट है नहीं। जो ताज़ा सर्वे बता रहा है इसमें भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, दोनों में ही। ज़्यादातर जगहों पे, ज़्यादातर पोल के, चाहे परसेंटेज के टर्म में देखें, चाहे सीट के टर्म में देखें, 1-on-1 ही हो रहा है। लगभग चारों क्षेत्रों में भी अगर आप वहाँ पे देखें, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट है नहीं। और कांग्रेस तो बिल्कुल मतलब कोई इंप्रूवमेंट नहीं उसमें, आप कह सकते हैं। तो ये नंबर किस तरह से पढ़ते हैं आप? क्योंकि पिछले, अभी तो मैं 2 की रिसेंट की बात कर रहा हूँ, इससे पहले भी कोई 2 पोल्स आए, तो उसमें भी ये गाड़ी यहीं पे 240 पे अटक गई, ना नीचे जा रही ना ऊपर जा रही। एवरेज अगर आप लेके चलें, और वैसे ही सपा गए कि वो 150-60 के आसपास फंस जाएगी। देखिए नीरज जी, मैं पहले चुनाव किस तरह का होने वाला है यूपी में या किस ओर बढ़ रहा है, इस पर चर्चा करना चाहूंगा। पार्टियां तो 4 हैं चुनावी मैदान में, इसमें कांग्रेस भी बसपा दोनों शामिल हैं। लेकिन आप ठीक कह रहे हैं, मैं कहता हूं मल्टी कॉर्नर्ड कंटेस्ट में बाइपोलर कंटेस्ट होने वाला है तो मल्टी कॉर्नर्ड, 4 कोने हैं, 4 पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन चुनावी मुकाबला सीधे सीधे समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में है। अब रही बात पोल्स की, आपने दो नए पोल्स का जिक्र किया और एक पोल सी वोटर ने पहले भी किया है जी। तस्वीर बहुत साफ दिखाई पड़ती है पोल के नजरिए से। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यूपी के नतीजे क्या होंगे, उसकी तस्वीर बहुत साफ है, उसकी तस्वीर पर भी हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन जो पोल्स, जो ओपिनियन पोल्स जो दिखा रहे हैं, उसकी तस्वीर बहुत साफ है। साफ तस्वीर क्या है? बीजेपी आगे है समाजवादी पार्टी से और बहुत बड़ी बढ़त बनाई हुई है। तकरीबन अब जो भी आंकड़ा ले लें, 240-250 का आंकड़ा बीजेपी के पास है, समाजवादी पार्टी तकरीबन उसके आधे पर अटकी हुई दिखती है, 110, 115, 120 सीटें। तो मुकाबला, पोल्स ये बता रहे हैं, मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में है, लेकिन ये मुकाबला कांटे का मुकाबला नहीं है। इस मुकाबले में बीजेपी समाजवादी पार्टी से कहीं आगे दिखाई पड़ती है। जितने भी अभी तक पोल्स आए हैं, सबने ये इस बात का जिक्र किया है, बल्कि सबने ये नंबर्स दिए हैं कि बीजेपी अपने दम पर
आराम से बहुमत लाने की स्थिति में आज दिखाई पड़ती है। नीरज जी, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, ये पोल्स आज की स्थिति बताते हैं, ये कभी ये नहीं बता सकता कि जब फरवरी और मार्च में लोग वोट देंगे तो लोग ऐसे ही वोट देंगे। चीजें बदल सकती हैं और चीजें बदल रही हैं। बदल क्या रही हैं, पोल ये भी बता रहा है कि चीजें बदल रही हैं। अगर आप पहले पोल और दूसरे पोल की तुलना करें, सी वोटर का जो पोल्स है दो, आप देखेंगे कैसे बदल रहा है। बीजेपी का ग्राफ धीरे धीरे नीचे गिर रहा है और समाजवादी पार्टी का ग्राफ ऊपर जा रहा है। बीजेपी जो पहला जो पोल था उसमें बीजेपी की सीटें तकरीबन 240-250, ये सी वोटर का आकलन था। दूसरे में तकरीबन 25-30 सीटें नीचे गिर गई हैं और इसका फायदा समाजवादी पार्टी को मिल रहा है। बीएसपी और कांग्रेस जहां थी वहीं खड़ी दिखाई पड़ती है दोनों पोल्स में। बार बार मैं अपने दर्शकों को बताना चाह रहा हूं, ये आज की स्थिति बता रहा है। फरवरी में जब चुनाव होंगे, जब वोट पड़ेंगे, उस समय क्या स्थिति होगी, ये पोल्स ये नहीं बताते कि ये जो गिरावट बीजेपी की दिखाई पड़ रही है ये जारी रहेगी पोल तक। समाजवादी पार्टी जो अपनी का जो ग्राफ ऊपर जा रहा है, उनका जो बढ़ता हुआ ग्राफ है, क्या वो ग्राफ सचमुच फरवरी तक बढ़ता ही रहेगा या कुछ जिगजैग होगा या उनके ग्राफ भी नीचे गिरावट आएगी? तो पोल्स ये नहीं बताते, लेकिन हाँ, संकेत बहुत साफ है। अगर इन पोल्स को देखें, कम से कम सी वोटर के आंकड़े, संकेत बहुत साफ है। बीजेपी आगे है, लेकिन जितनी आगे एक महीने पहले दिखती थी उतनी आगे अब नहीं दिखाई पड़ती। बीजेपी की पॉपुलैरिटी में धीरे धीरे गिरावट आ रही है, समाजवादी पार्टी ऊपर की ओर जा रहा है। जी, अब मैं राजनीतिक मित्रों की तरफ चलता हूं। अच्छा, इसमें एक इसी पोल का एक और हिस्सा है। देखिए, पॉपुलैरिटी का भी एक बड़ा, मतलब पोल के नतीजे भी एक बड़ी डिफरेंट पिकुलियर कहानी बताते हैं। योगी आदित्यनाथ जी 41.4% के साथ पहली पसंद में खड़े हैं। अखिलेश यादव जी 31.7% के साथ दूसरे पायदान पे हैं। तकरीबन 10% का गैप है इसमें। मायावती जी 15% और उसके बाद फिर तो 3-4% है। ये पोल स्ट्रेट के तहत मैं बता रहा हूँ, इसमें जिस तरह की बनी हुई है। राकेश त्रिपाठी जी, क्या ये आप लोगों के लिए चिंता का सबब बन रहा है कि जो लक्ष्य पिछली बार था 2017 में 312, उससे तो काफ़ी कम सीट पोल दिखा रहे हैं? ये पोल है, जैसे हम लोग करें, नतीजे नहीं है, लेकिन चिंता बढ़ रही है आपकी, क्योंकि धीरे धीरे जो है ये नंबर्स बहुत तेजी से बदल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल हम चिंतित नहीं हैं। हम आश्वस्त हैं अपनी मेहनत के आधार पर, अपनी उपलब्धियों के आधार पर, अपने सरकार के कामकाज के आधार पर, अपने संगठन तंत्र के आधार पर। मुझे लगता है जब ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल पर हम बात कर रहे हैं तो हमें कुछ और पॉइंट्स जो मेरी अपनी राजनीतिक समझ के आधार पर बनते हैं, मैं उसको आपके साथ जरूर साझा करूंगा। ओपिनियन पोल में जिस पार्टी को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी दिखाया जाता रहा है, अब तक के ट्रेंड्स में मैंने देखा है, आप मेरी बात से सहमत असहमत हो सकते हैं, लेकिन ओपिनियन पोल में जो पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होती है, एग्जिट पोल जब आते हैं, मतदान के दिन का जो सर्वे होता है, वो हमेशा उस पार्टी को उसकी बढ़त और बढ़ा करके आता है। और जब परिणाम आते हैं तो पिछले 5 चुनावों के परिणामों मैं कह सकता हूं, विशेष तौर पर अगर 2017 के विधानसभा चुनाव को देखें तो ओपिनियन पोल में भारतीय जनता पार्टी को 150 से 160 सीटें मिल रही थी। जब एग्जिट पोल हुए हैं चुनाव के दिन के सर्वे, तो उस दिन 250 सीटों के आसपास में भारतीय जनता पार्टी को मिल रही थी, और जब परिणाम आए तो भारतीय जनता पार्टी ने सबको चौंकाते हुए 325 सीटें लेकर के आई। ये सी वोटर के सर्वे के आधार पर मैं कह रहा हूं, इसलिए मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि ये ओपिनियन पोल है, और ओपिनियन पोल में आज हमको भारतीय जनता पार्टी को 230, 240, 250 सीटों तक देख रहे हैं। जब ये मतदान के दिन का सर्वे होगा तो ये 300 होगा, और जब परिणाम निकल करके सामने आएंगे तो ये 350 होंगे। हमें ऐसा पूरा विश्वास है। जितनी सेफरोलॉजी मैंने देखी है, जितना मैंने अपने अनुभव से समझा है, उसके आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं। मैं 2 बातें और कहूंगा। भारतीय जनता पार्टी के अगर आप वोटिंग परसेंटेज को देखें तो 2014 में 42% वोट हमने उत्तर प्रदेश में प्राप्त किए थे। 2019 में 49.6% वोट हमने प्राप्त किए हैं, यानी 7% वोट लगभग हम बढ़ाने में कामयाब हुए। हमें पूरा भरोसा है कि हम 60% इस बार वोट का जो टारगेट लेकर चल रहे हैं, उस 60% वोट के आसपास अगर हम पहुंचते हैं तो भारतीय जनता पार्टी 350 सीट के रिकॉर्ड को पार करेगी और उत्तर प्रदेश में एक ऐसा नया रिकॉर्ड गढ़ देगी जिस रिकॉर्ड को तोड़ पाना बाकी किसी राजनीतिक दल के लिए केवल स्वप्न जैसा होगा। और ये बात जब मैं कह रहा हूं तो इसके पीछे आधार है। ये आधार है, आज भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में लगभग 16 करोड़ ऐसे लाभार्थी हैं जो केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की योजनाओं से आच्छादित हैं।
3 करोड़ 60 लाख वोट पाकर के उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 325 सीटें हासिल कर ली थी। जब हम 5 करोड़ 6 करोड़ वोट के लिए प्रयास करेंगे, टारगेट करेंगे, तो हम 350 से ज्यादा सीटें पा जाएंगे, हमें ऐसा पूरा विश्वास है। मैं साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी के संगठन तंत्र की चर्चा करूं अगर, तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन जब हम 2017 के विधानसभा चुनाव में गए थे तो 1 करोड़ 87 लाख हमारे पास सदस्य थे, और आज भारतीय जनता पार्टी के पास उत्तर प्रदेश में 2.5 करोड़। राकेश जी, सेकंड राउंड के लिए कुछ रखिए, के लिए हम सदस्यता अभियान चला रहे हैं। राकेश जी सेकंड राउंड के लिए कुछ रखिए, मुझे एक छोटा सवाल और आपसे पूछना है। देखिए, हम 4 करोड़ सदस्य भारतीय जनता पार्टी के पास, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूं, हमें जरूरत ही नहीं है किसी की। हम 100% अपने रिकॉर्ड तोड़ करके नया रिकॉर्ड खड़ा करेंगे। बिल्कुल करिए सर, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये थोड़ा और जब डिटेल में जाएंगे तब फिर संगठन और सदस्यता पाएंगे। एक सवाल यहाँ पे और मैं आपसे पूछूं, आपने कहा 2019 में बिल्कुल चुनाव में 49.56% आपका था, लेकिन इस समय जो नतीजे निकल रहे हैं वो 41-42% के आसपास है, यानी नीचे आया है वो। आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उस समय आपकी सरकार नहीं थी 2017 में, लोग नाराज थे मौजूदा सरकार से, इसलिए आपके पक्ष में ज्यादातर हवा बनती है। इसमें तो आप सरकार में हैं, नाराजगी तो आपको झेलनी पड़ेगी सर, नहीं? देखिए, 2017 के चुनाव के पहले आपको ध्यान में होगा कि 2016 में नोटबंदी हुई थी और बड़ा एक प्रोपेगेंडा क्रिएट किया गया था कि केंद्र सरकार से लोग नाराज हैं, नरेंद्र मोदी जी की सरकार के नाराजगी का खामियाजा उत्तर प्रदेश के चुनाव में भुगतना पड़ेगा। 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे आकलन को गलत साबित कर दिया था और भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में एक रिकॉर्ड कायम करने का काम किया था। देखिए, केंद्र सरकार के प्रति भी लोगों की नाराजगी ऐसे ही कही जा रही थी जैसी आज उत्तर प्रदेश के प्रति नाराजगी कही जा रही है, लेकिन ना नाराजगी केंद्र सरकार के प्रति थी, ना नाराजगी उत्तर प्रदेश सरकार के प्रति है, बल्कि लोगों का विश्वास बढ़ा है। आज हमने जिस तरह से डिलीवर करने का काम किया है, आप कहेंगे तो मैं अगले सेगमेंट में आपको उपलब्धियां बताऊंगा कि कौन सी हमारी उपलब्धियां हैं जिनके आधार पर हम ये दावा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार अपने भी रिकॉर्ड को तोड़ करके एक नया रिकॉर्ड गढ़ने जा रही है। जी, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, सर समाजवादी पार्टी पोल्स में जो ओपिनियन पोल है, ये नतीजे नहीं, इस पे प्रदर्शन आपका बेहतर हो रहा है, लेकिन जो मुझे एक चिंता दिख रही है कि वो 30-31% वोट के आसपास अटक रही है गाड़ी, और उस गाड़ी को अगर आप सीट में ट्रांसलेट करें, मैं एकदम हायर साइड लेके चलता हूँ तब भी 160 से ऊपर नहीं जाती गाड़ी, फंस जा रहा है। ये मतलब ये पिछले 3-4 पोल्स की हम बता रहे हैं, आज के नहीं कि रिसेंट वाला, तो गाड़ी तो अटक जाती है सर, फायदा तो बहुत हुआ नहीं। देखिए नीरज जी, ये ओपिनियन पोल है, जैसे ओपिनियन पोल में आपने बताया था, और इस बार आपने देखा कि उसमें चेंज बताया गया है। सी वोटर का ओपिनियन पोल है, बाकी एक एबीपी का है मेरे ख्याल से, पोल स्ट्रेट, ये टाइम्स नाउ का है। देखिए, इसमें मैं बताऊं कि जो हमारा डेटा सेट है, वो डेटा सेट, क्योंकि डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है उत्तर प्रदेश में, और खासकर मैंने जो पिछले 3-4 चुनाव को देखा है, उसमें आप जो 18 से 25 साल के वोटर हैं, उस पर कोई पैटर्न आप नहीं लगा सकते, वो अलग तरह के वोटर हैं और वो बहुत ही ज्यादा डिसाइडिंग फैक्टर में आ जाते हैं। इसीलिए किसी भी पॉलिटिकल पंडित के द्वारा इस पिछले 4 चुनाव को देखा, और अब ये जो आने वाला विधानसभा चुनाव, इन सब में मतलब अक्सर आपने देखा होगा, चाहे वेस्ट बंगाल का चुनाव ले लो, आप बिहार का चुनाव ले लो, पूरी तरह से गलत साबित हो जाते हैं ये सारे एग्जिट पोल। जो जमीनी हकीकत है, आप जमीनी हकीकत में अगर आप सर्वे कराइए, आप विधानसभा वाइज जाइए, अगर देखिए तो समाजवादी पार्टी का ग्राफ पूरी तरह से बढ़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी एक मान के चलिए पिछली बार 80% थी, अब वो 40 के भी नीचे है। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक का मैं तकरीबन 10 विधानसभा में खुद गया हूँ। हस्तिनापुर विधानसभा हो गया आपका, गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा हो गई, अम्बेडकर नगर में टांडा हो गया, आपका जलालपुर हो गया, मतलब अम्बेडकर नगर की 5 सीटें बता रहा हूँ। 5 सीटों में एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने की स्थिति में नहीं है। उसका कारण क्या है? जो डिलीवरी की बात कर रहे थे राकेश त्रिपाठी जी, डिलीवरी के मामले आप मुझे बता दीजिए कि कोई बोले कि हम 10 विश्वविद्यालय बनाएंगे और एक भी विश्वविद्यालय ना बनाए तो डिलीवरी कहा जाएगा। अगर कोई बोले हम 14 दिन में किसानों की गन्ना का भुगतान कर देंगे और ना कर पाए 5 साल में, तो ये डिलीवरी कहा जाएगा। अगर कंस्ट्रक्शन या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में हम बात करें, जिस हाईवे के 302 किलोमीटर के हाईवे को हम लोगों ने 22 महीने में बनवा के डिलीवर कर दिया जनता के लिए, ये एक भी हाईवे नहीं बना पाए पूरी तरह से, जिसका लैंड एक्विजिशन खुद किया हो, यानी कि शिलान्यास भी किया, उद्घाटन भी किया हो, तो 341 किलोमीटर नहीं बना पाए। तो आज आदमी इस बात को समझ रहा है। जैसे इसमें मैं जातिवाद करूं, दलितों के साथ करूं, दलितों को स्कॉलरशिप देने की बात कही इन्होंने, स्कॉलरशिप देने के बाद वो दूर गए हैं। उन्होंने क्या करा, जो 0 फीस पे एडमिशन होते थे प्राइवेट कॉलेज में, जो हायर एजुकेशन में खासकर, वो 0 फीस में एडमिशन बंद कर दिया। जिनके घर का बच्चा पैसे के अभाव में एडमिशन नहीं ले पाया है, वो क्या इनको वोट देगा? पिछली बार इनको वोट दे दिया था, क्योंकि इनके पास जो बातें थी, वादे थे, उसके हिसाब से आदमी दे दिया था। जिन किसानों का गन्ना भुगतान नहीं हुआ, इस बात को नहीं समझ रहे हैं। जिन किसानों के ऊपर टायर से गाड़ियां चढ़ा दी गई हैं, क्या उस विधानसभा में, उस जिले में, उस क्षेत्र में इस बात को लोग नहीं जानते हैं? क्या ऐसा तो है नहीं कि हेडलाइन मैनेजमेंट करने सारा चीजें ढक दी जाएंगी?
कोरोना के समय जो लोग अपने लोगों को खोए हैं, जितने लोगों की मौतें हुई हैं, अगर ये बात वो जानते हैं तो उनको अगर फैसिलिटी मिलती, खासकर ऑक्सीजन प्लांट अगर लग जाते, 384 दिन मिला था उत्तर प्रदेश सरकार को ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए और एक भी प्लांट नहीं लगा पाई। अब हम देखते हैं ऐड में जो प्लांट दिखाते हैं, हमने ऑक्सीजन प्लांट बना दिया। अब आप मुझे बता दीजिए, जिसकी जान जानी तो चली गई। अब अगर उसको ऑक्सीजन प्लांट दिखाओगे तो उसको इरिटेशन और होगा कि मेरे टाइम तो दे नहीं पाए और अभी एडवर्टाइजमेंट। जी धर्मेंद्र जी, जी सर आपकी बात को मैं इस तरह से इंटरप्रेट करूं कि आप लोग कहते हैं इन्होंने कोई डिलीवरी नहीं की, लेकिन आप लोगों ने अपने ज़माने में 100% डिलीवरी की थी, लेकिन जनता नाराज़ हो गई थी और नोटबंदी के बावजूद। तो कई बार क्या होता है, बिग पिक्चर या नैरेटिव्स कुछ डिफरेंट होती है। लेकिन सेकंड सेगमेंट में आऊँगा सर, अभी एक बार सतीश जी के पास। सतीश जी, बहुजन समाज पार्टी माफ़ कीजिएगा, बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ अटक गया है। अब ये क्या खेल है बताइए। बहन जी का मतलब वो चाहे जो भी सर्वे आप देखिए, वो 17 से जो कार्यक्रम शुरू हुआ वो अभी तक वहीं पे अटका हुआ, ये क्या रीजन है? नहीं देखिए नीरज जी, भारत में जब से सर्वे की पॉलिटिक्स शुरू हुई, या भारत में जब से सर्वे के चुनाव होने से, ये कभी का भी आप सर्वे दिखाइए, बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में कभी कोई सर्वे। और संजय जी बड़े काबिल व्यक्ति हैं, उनका व्यक्तिगत रूप से बड़ा सम्मान करता हूं। और सी पोल के जितने सर्वे, उन पूरे सर्वे में कभी आप मुझे ऐसा कोई सर्वे बताइए कि बीजेपी को जितनी सीटें बताई गई सर्वे में, उस कभी कम बताई गई हो और बीजेपी ने ज्यादा दी। ऐसा बहुत बार हुआ है कि सी पोल के जितने सर्वे हैं, बीजेपी को जितनी सीटें बताई गई हैं उससे कम तो हो सकती है, लेकिन ज्यादा कभी नहीं होती। ये सारी चीजें हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति भटकाया जा रहा है, बड़ा जानबूझ करके। बीजेपी ये मानती है और बीजेपी को ये मान के चलना है कि एक वर्ग विशेष उनको वोट नहीं देगा, और वो जगह जगह टाइम पर ऐसे वर्गों की तरफ ध्यान देती भी नहीं। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन आप ये देखिए कि उस वर्ग को कहीं वो वर्ग बहुजन समाज पार्टी के साथ ना जुड़ जाए, तो जानबूझ करके उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो बहुकोणीय इलेक्शन है उसको कहीं ना कहीं बाइपोलर इलेक्शन में बदला जा रहा है। और बीजेपी हमेशा ध्रुवीकरण की कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स, इसमें कहीं कोई तो है। अब तक जो तमाम जो नाकामियां, उसको मिटाने का एक तरीका यही है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश के इलेक्शन को बाइपोल इलेक्शन बना जी, और बाद में यही बाइपोल पॉलिटिकल पोलराइजेशन हो रहा है। ये आज का पॉलिटिकल पोलराइजेशन कल का धार्मिक पोलराइजेशन में कहीं ना कहीं बदल देगी बीजेपी। और आज मेरे हिसाब से पार्टी को अभी हमारी ओर घटाएगी। और मैं नीरज जी, बहुजन समाज पार्टी का मानना है, हमने चुनाव आयोग को भी किया कि इस तरह के सर्वे के ऊपर कहीं ना कहीं रोक रखनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं लोगों के अंदर भ्रम पैदा करता है। और अरे सर सतीश जी, आप तो मतलब ना ये ऐसे सर्वों का हमेशा आप जो है ना पोल को गलत साबित कर दो। ठीक है भाई, अब हम लोगों को गलत ही साबित कर दो आप। ये एक बैरोमीटर है मूड को समझने का। मैं कभी नहीं कहता हूँ कि ये परिणाम है, कोई भी नहीं कहता, जो सोफोलॉजिस्ट है वो भी नहीं कहते परिणाम है, लेकिन ये इससे एक मोटा मूड समझ में आता है। अभी देखिए, आपने अपना पिछले जो 1-1.5-2 मिनट का चर्चा वक्तव्य रखा, उसमें आपने क्या रखा, हो क्या रहा है कि आप लोग बीजेपी से लड़ने के चक्कर में अपने बगल में खड़े हुए दुश्मन को देख ही नहीं रहे। आपका वोट बैंक सपा भी काट ले रही है, आपका वोट बैंक कांग्रेस भी काट ले रही है, लेकिन आपका निशाना सिर्फ बीजेपी की तरफ है। ये प्रवृत्ति जो है ना बहुत खराब हो रही है। कांग्रेस भी यही कह रही है कि यूपी में हमारा जो टारगेट है ना वो बीजेपी का वोट बैंक काटने का है, जबकि उसके नीचे की जमीन सपा ने खिसका ली है। ये क्यों करते हैं आप लोग? अपने दुश्मन पर जानिए भाई, राजनीतिक तौर पर। सुनिए नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक अच्छी सलाह दी, लेकिन कुछ चीजें मैं भी बता दूं। अगर हम एक्सप्रेस वे बनाते हैं, अगर हम आगरा एक्सप्रेस वे बनाते हैं, तो वो किसानों की जमीन हड़पने का जरिया बना देती है। आप ही मीडिया ने बताया था ना। अगर हमने आपका जेवर में एयरपोर्ट बनाने की बात करी, तो ये एयरपोर्ट ऑफ इंडिया ने बाकायदा बैन लगाया ना उसके ऊपर कि 150 किलोमीटर से कम दूरी के ऊपर आप एयरपोर्ट बना सकते हैं। हमने गंगा एक्सप्रेस वे की बात हम मालूम है कब की थी, जब इस उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वे नाम की कोई चीजें नहीं थी। लेकिन यही बीजेपी और यही तमाम संत और यही तमाम संवैधानिक संस्थाएं ने एक सवाल क्या उठाया कि अगर दलितों की सरकार गंगा एक्सप्रेस वे बनाएगी तो गंगा प्रदूषित भी हो जाएगी ना, क्योंकि गंगा के ठेकेदार तो ये है, विकास के ठेकेदार ये है,
से तो सिर्फ ये उम्मीद करते हैं ना कि हम रोटी की बात करें, हम भूख की बात करें, हम अत्याचार की बात करें। लाश की बात तो बहुत समझ पाते नहीं, ये जो आपने एक बड़ा अजीब सा बयान दिया कि गंगा एक्सप्रेसवे बनेगा तो गंगा दूषित हो जाएगी। महाराज ये कहाँ से आप निकाल रहे हैं? ये कौन सा अखबार में छपा था? किस वक्ता प्रवक्ता ने ये बात कही थी कि ये एक्सप्रेसवे, मतलब सतीश जी आप मतलब आप सुनिए ना, कुछ का कुछ बोल रहे हैं महाराज। ये कहाँ हुआ था ऐसा? सुनिए सुनिए सुनिए। एक्सप्रेसवे बहुजन समाज पार्टी के टाइम की एक योजना थी, बाकायदा उसके ऊपर रोक लगाई गई। हमने तो ताज कॉरिडोर बनाने की बात लिखी थी, लेकिन आपने कहा कि इससे भ्रष्टाचार फैलेगा। यही बीजेपी या अरे आप तो ऐसा बता रहे भ्रष्टाचार के आरोप से या किसी के कहने से इतना डर गए थे तो लखनऊ में 4 पार्क बना डाले। डर गए थे क्या? आप बनाए थे ना पार्क। आप तो ऐसा बता रहे जैसे भ्रष्टाचार के आरोप से आप डर जाते हो, कुछ करते नहीं है। पार्क बनाए ना आपने, मैं उसकी तारीफ करता हूँ, बहुत अच्छे खूबसूरत पार्क बने हैं वो। बीजेपी 3000 करोड़ के पार्क बनाती है। वीआईपी रोड बहुत अच्छी, मैं तो कह रहा हूँ कि बहुत अच्छी बात है, बढ़िया पार्क आपने बनाया, गोमती नगर में बना है और एक एकदम एयरपोर्ट के पास बना। वीआईपी रोड इतनी अच्छी बनी, जो लोग लखनऊ गए होंगे उसकी तारीफ करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये मत कहिए कि उस आरोप के चक्कर में मैंने कुछ बनाया नहीं, काम ही नहीं किया। अच्छा एक मिनट रुकिए जरा संजय जी, देखिए विकास, ये सतीश जी कह रहे हैं कि ये सेफोलॉजिस्ट लोग हैं, अभी चूंकि बाई चांस इसमें आप ही हैं सबसे ज़्यादा योग्य इस मामले, कह रहे हैं ये सब बसपा को जो है ना एकदम किनारे अंडरमाइन कर देते हैं। क्या ये सही है कि हम लोग बीएसपी को पोल में वो तवज्जो नहीं दिया जाता? नहीं, किसी खास पार्टी को नजरअंदाज किया जाता है ऐसा नहीं होता है पोल्स में। जो लोग भी ईमानदारी से पोल करते हैं, आप चाहे जितनी भी ईमानदारी से पोल कर लें, ये जरूर है कि पोल्स कैसे किए जाते हैं। एक सैंपल लेते हैं, वो सैंपल आपका 5000 हो, 10,000 हो, 15,000 हो, 20,000 हो। जब हम सैंपल्स लेते हैं तो जो छोटी पार्टियां होती हैं उनके आकलन करने में कभी कभी थोड़ी मुश्किल आती है, और अक्सर ऐसा होता है कि छोटी पार्टियों को आप कम आकलन करते हैं। अब बीएसपी उस नजरिए से थोड़ी छोटी पार्टी होती जा रही है यूपी में। अगर आप बीएसपी को अगर 2007, 8, 10 के आसपास देखें और आज देखें तो जनाधार के हिसाब से बीएसपी छोटी पार्टी होती जा रही है। तो मैं कह सकता हूं, मैं मान सकता हूं और कंसीड करूंगा इस बात को कि बीएसपी के लिए आकलन थोड़ा कम हो रहा होगा। लेकिन क्या कितना कम? अगर आकलन 18-20 सीट का है तो क्या बीएसपी 100 सीटें ला रही है? इतना कम नहीं होता है आकलन। इतना कम अगर आकलन हुआ तब तो पूरा का पूरा ओपिनियन पोल ही गड़बड़ है। हाँ, कुछ आकलन बीएसपी के बारे में, चूंकि एक छोटी पार्टी का रूप ले चुकी है अब यूपी में, इसी के लिए कम होता है। और दूसरी वजह एक और भी है बीएसपी के बारे में, खासकर कि बीएसपी के वोटर जो हैं, जो बहुत मुखर वोटर नहीं है। अगर आपने ओपिनियन पोल जो ज्यादातर लोग करते हैं शहरों में अगर ज्यादातर कर लिया, ग्रामीण इलाकों की हिस्सेदारी नहीं हुई ओपिनियन पोल में, और बीएसपी का ज्यादा जनाधार ग्रामीण इलाकों में है, तो थोड़ा अंडर एस्टिमेशन बीएसपी का होने की गुंजाइश है। और मैं ये कहूंगा कि पहले भी कई बार ऐसा हुआ है, लेकिन इतना अंडर एस्टिमेशन नहीं है कि बीएसपी चुनाव जीत रही है। और ये जो पोल्स हैं वो सिर्फ बता रहे हैं कि मात्र 20 सीटें जीत रही है, ऐसा नहीं होता है। करेक्ट। तो ये बात तो खैर उसमें लिखी भी जाती है, हर पोल में लिखा रहता है प्लस माइनस, कोई 2%, कोई 3%, कोई 4% लेता है। तो मार्जिन ऑफ एरर लिखा जाता है उसमें, मतलब लिखिश भी नहीं है। अरे ह्यूमन एरर कहीं भी हो सकती है, तो ऐसा अंधकार नहीं सर। इसलिए मैंने कहा ये क्लैरिफाई करा दूं। संजय जी सबसे योग्य व्यक्ति हैं इस मामले में, तो हम लोग ऐसा नहीं कि किसी सर्वे में एकदम नजरअंदाज कर दिया जाए। चलिए प्रदीप जी फटाफट ये बताइए अब कि ये जो मुद्दा अब बन गया है, जो हम लोगों ने भी अब तक के नंबर का एनालिसिस किया है, अब फिर अगले 3-4 महीने आपने कहा बाकी हैं, इसमें बहुत सारे नई चीज़ें इसमें बदल सकती। क्या अभी वो चुनाव का, जिसको हम लोग कहते हैं यूपी वाली लैंग्वेज में, कि अभी चुनाव टूटा नहीं एकदम से? जब भयंकर तरीके से मोदी जी की सभाएं होंगी, अखिलेश यादव जी की रैलियां होंगी, मायावती जी की, तो वो फिर एक नई तस्वीर उभरेगी। कितना बदलाव आप उसमें देखेंगे और क्या कोर फैक्टर होगा? अच्छा एक बड़ी जरूरी बात, इस पोल में वो बोको हरम और वो ISIS वाला मुद्दा शामिल नहीं, क्योंकि उसके बाद हुआ था ये। जी देखिए नीरज जी, ऐसा है कि चुनाव में 3-4 महीने पहले जो भी पार्टियां हैं, उस चूंकि उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो चारों पार्टियों की बात करें, उनका जो कोर वोट है उसमें कोई बदलाव नहीं आता। जब तक कि कोई बहुत बड़ा ब्लंडर ना हो जाए, कुछ ऐसा ना कर दे पार्टी की जो है लोग एकदम से नाराज हो जाए, तब तक कोर वोट में चेंज नहीं आता। वो जो फ्लोटिंग वोट होता है वो उसमें परिवर्तन, इसी को लुभाने के लिए जो चुनाव प्रचार होता है उसमें बड़ी भूमिका इसी वोटर को लुभाने की होती है।
तो वो अब आप देखिए तो दो तरह से व्यवहार करता है। एक हमने लंबे समय तक देखा अरसा जो है एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट का, एंटी इनकम्बेंसी का। उसके बाद एक दौर आया प्रो इनकम्बेंसी का। अब मिला जुला आता है। अगर सरकार के काम से लोग संतुष्ट हैं और पूरी तरह संतुष्ट नहीं भी हैं, लगता है कि सही दिशा में चल रही है, तो दोबारा मौका देते हैं। लेकिन अगर संतुष्ट नहीं है और देखते हैं कि विकल्प भी नहीं है, तो भी मौका देते हैं। और कई बार ऐसी स्थिति आती है कि विकल्प ना हो तो जनता अपने से विकल्प चुन लेती है। वो तब होता है जब ये मन में आ जाता है कि कुछ भी हो जाए, हम काले चोर को सत्ता सौंप देंगे, लेकिन इनको हटाना है। तो मुझे उत्तर प्रदेश में इस तरह का माहौल तो नहीं नजर आता कि इस तरह का माहौल बन गया। एक बात। दूसरी बात, 2019 का चुनाव आप देखिए, उत्तर प्रदेश में विपक्षी एकता की दृष्टि से, सामाजिक समीकरण की दृष्टि से उससे बड़ा गठबंधन नहीं हो सकता। जब सपा, बसपा और आरएलडी तीनों साथ थे। आरएलडी और बसपा का सपा के साथ वेस्टर्न यूपी में होने का मतलब है कि क्लीन स्वीप होना चाहिए था, जो हमको दिखाई नहीं दिया। 2019 के चुनाव में कोई ये नहीं कह रहा था कि बीजेपी को 25, 27, 28, 30 से ज्यादा मिलेगी, और नतीजा मालूम है क्या हुआ। और ये बात नहीं है कि वो लोकसभा का चुनाव था, मोदी के लिए वोट था। आप याद कीजिए 2018 से बीजेपी किस हालत में थी। 3 राज्य हार चुकी थी। करेक्ट। उसके बाद गुजरात में बड़ी मुश्किल से जीती थी। ऐसा लग रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है उसमें कमी आ रही है। बीजेपी में ही T20 क्लब बन गया कि 220 के आसपास सीटें आएंगी, इससे ज्यादा नहीं आएंगी। विपक्षी एकता, विपक्ष जो है तैयारी कर रहा था सरकार बनाने की। उस माहौल में आप देखिए 300 पार कर गई बीजेपी। तो जो बात सेफोलॉजी में हमने देखी है, वो आप 2007 का चुनाव देखिए, 2012 का देखिए और 2017 का। तीनों चुनाव में 2007 में किसी ओपिनियन पोल ने नहीं कहा कि बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बन भी सकती है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। 2012 में सपा के लिए किसी ने नहीं कहा, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। इसी तरह से 2017 में बीजेपी के लिए था कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी, बाकी सबसे आगे। तो ओपिनियन पोल में मैं ये नहीं कहता हूं कि ओपिनियन पोल जो है वो गलत है, फर्जी है, या उनको जानबूझकर ऐसा बनाया जाता है। लोग रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं। एक्चुअली यूपी सर थोड़ा सा डिफिकल्ट स्टेट भी है। ये बात सही है कि यूपी थोड़ा सा डिफिकल्ट स्टेट है इस लिहाज से कि बहुत बड़ा है, और अलग अलग इलाकों में जाइए तो अलग अलग माइंड गेजिंग में दिक्कत होती है। लोगों का दिमाग पढ़ना ही, तो पढ़ के फिर आपको जवाब लिखना है उसमें, वो बड़ा टिपिकल काम है। तो यूपी में ये बात आप सही कह रहे हैं कि बड़ी मुश्किल। 2019 में तो सर आपने बड़ी चीज़ चर्चा छेड़ी, बड़ी बड़ी थ्योरीज चलने लगी थी, पता नहीं क्या क्या। उसको इस समय चर्चा करना ठीक नहीं, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। लेकिन 2019 पे जिस तरीके से हुआ, फिर 2000 से पहले 17 में जिस तरीके से हुआ था, क्या वो रिपीट होने की स्थिति है, या फिर जो ये पोल दिखा रहे हैं उनको भली कितनी आलोचना करें, स्थिति लगभग ऐसी ही बात तक रह सकती है। इस पर बात करेंगे, और साथ ही दोनों जो हमारे सपा और भाजपा वाले लोग हैं उनसे पूछेंगे कि एक यूएसपी बताइए जिसको आप सेल करेंगे दमदारी के साथ। छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं। स्वागत है एक बार फिर से आपका आवाज अड्डा में, और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव का मूड क्या है। और 2 रिसेंट के जो पोल सर्वे हैं, ओपिनियन पोल, उसमें दिख रहा है कि बीजेपी बहुत ही मतलब स्पष्ट बहुमत, बड़े बहुमत के साथ सरकार बना रही है। लेकिन पिछले बार की तुलना में सीटें घट रही हैं, और समाजवादी पार्टी की टैली बहुत तेजी से ऊपर जा रही, लेकिन उस मैजिक फिगर से अभी भी बहुत नीचे है। मैंने कहा था कि ब्रेक से पहले राकेश त्रिपाठी जी और धर्मेंद्र जी से पूछूंगा कि एक या 2 चीज़, सर उसको बहुत डिटेल मत करिएगा, 1-2 चीज़ मोटे तौर पे मुझे ये बताइए, दर्शकों को ये बताइए, उत्तर प्रदेश जनता को बताइए कि ये आपका सबसे बड़ा काम है जिसके दम पर आपको दोबारा वोट करना चाहिए। त्रिपाठी जी बताइए आप। देखिए, मुझे लगता है कि 1-2 बातें कह करके आपने बहुत सीमित कर दिया है, क्योंकि बताने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन फिर भी संकल्प पत्र जारी करते समय हमने जो सबसे पहला स्लोगन दिया था, ना गुंडा राज ना भ्रष्टाचार,
आज हम इस बात को पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था आज सबसे बड़ा हमारे लिए आज मुद्दा होगी, क्योंकि पिछले सरकारों के समय में उत्तर प्रदेश जिस तरह सांप्रदायिक दंगों की भेंट चढ़ता था, अपराधियों माफियाओं की पौबारा रहा करती थी, पैरोल सत्ता चला करती थी, आज उत्तर प्रदेश में माफियाओं पर जिस तरह से शिकंजा कसने का काम उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने किया है, इसके कारण से जनता के बीच में एक सुरक्षा का एहसास आया है। और हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आज कानून व्यवस्था के आधार पर ही, केवल अगर एक मुद्दा माना जाए तो कानून व्यवस्था के आधार पर ही उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की वापसी हो रही है। दूसरा, भ्रष्टाचार को लेकर के पिछली सरकार में किस तरह से घोटाले घपले होते थे, परिवार को बढ़ाने के लिए किस तरह से सरकारी धन की बर्बादी होती थी, और गरीबों की जमीनों पर, दलितों की जमीनों पर, सरकारी जमीनों पर किस प्रकार से कब्जा करके आजम खान जी द्वारा यूनिवर्सिटी बनाई जा रही थी, सैफई में किस प्रकार से सरकारी धन का अपव्यय हो रहा था, ये सारी बातें जनता के सामने थी। आज पूरी ईमानदारी से योगी आदित्यनाथ जी ने जिस प्रकार से सत्ता शासन चलाई है कि जो जनता का पैसा है, जनता की गाड़ी कमाई है, एक एक पैसे का हमने पारदर्शिता के साथ हिसाब किया है। ई टेंडरिंग की व्यवस्था करके, ई फाइलिंग की व्यवस्था करके हमने एक पारदर्शी सरकार चलाई है। तो न गुंडाराज न भ्रष्टाचार, अपने स्लोगन को हमने साकार करने का काम किया है। और साथ साथ बिजली की एक ऐसी व्यवस्था है जो आज आमूलचूल परिवर्तन उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। वरना नीरज जी, आपको ध्यान में होगा कि उत्तर प्रदेश में एक स्लोगन चलता था, आज दिन की पाली है, आज रात की पाली है। तो रात को बिजली आती थी या दिन को बिजली आती थी, 8 घंटे 10 घंटे बिजली बमुश्किल मिलती थी। आज उत्तर प्रदेश में 18 घंटे, ग्रामीण क्षेत्र में अनिवार्य रूप से 22-24 घंटे बिजली आज कस्बाई और शहरी क्षेत्र में मिल रही है। हम मानते हैं कि बिजली एक ऐसा मुद्दा है जिसके आधार पर योगी आदित्यनाथ जी को दोबारा चुन करके आ जाना बहुत आसान है। ऐसे मुद्दे गिनाना शुरू करूंगा तो किसानों के लिए पहली कैबिनेट की बैठक में 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए माफ करना, यह कोई स्वप्न जैसा था, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपने संसाधनों से अब बिना किसी तरह का कोई टैक्स बढ़ाए हुए हमने किसानों का कर्ज माफ करने का काम किया है। एक साल का केवल उदाहरण बता रहा हूं मैं, केवल गेहूं की खरीद जो है, अखिलेश यादव जी ने वर्ष 2016 में जब अंतिम समय इनका कार्यकाल था 6 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की थी, और पहले वर्ष में ही हमने 36 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद करके दिखा दिया। इस वर्ष हमने 57 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की है। ये आंकड़े अपने आप में स्थापित करते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार है उसने डिलीवर करने का काम किया है। आप संख्या के तौर पर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में हमने आज, मैं जिसकी बात कर रहा था कि 16 करोड़ लाभार्थी आज उत्तर प्रदेश में अलग अलग योजनाओं के लाभार्थी हैं, केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के। हम भरोसे के साथ कह सकते हैं 350 सीटें हम जीतने जा रहे हैं। तो 3 मुद्दे आपने कहे, भयमुक्त सरकार, भयमुक्त समाज, और किसानों के लिए खरीदारी खूब की है, और बिजली आपने सुचारित कर दी। धर्मेंद्र जी, बताइए आपका क्या यूएसपी है, किसके आधार पर आप वोट मांग रहे हैं? सर अनम्यूट करिए अपने आप को, पहले अनम्यूट कर लीजिए सर। जी नीरज जी, आवाज आ रही है? हाँ आ रही, अब आ रही, बोलिए। मैं कह रहा हूँ आपने रिस्ट्रिक्शन लगाई थी कि भाई 2 चीजें आप बताइए, और भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरा भाषण पढ़ दिया। तीन भारतीय जनता पार्टी के, जी अच्छा, आप 3 जल्दी से बताइए सर, इसलिए समय कम है ना, फिर दूसरों की बात नहीं हो पाएगी। 3 बता दीजिए। समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय के लिए हमेशा से काम करती रही है और काम करती रहेगी। वो चाहे दलितों का मुद्दा हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे नौजवानों का मुद्दा हो, चाहे गरीबों का हो, चाहे शोषितों का हो, चाहे वंचितों का हो, चाहे मजदूरों का हो या आदिवासियों का हो। इस मुद्दे पर हम डट कर काम करते थे और इससे ज्यादा डट कर काम करते रहेंगे। अगला मुद्दा हमारा विकास का है। विकास के मामले में भारतीय जनता पार्टी कहीं भी खड़े होकर डिबेट कर ले, हमसे बात कर ले, अगर इसका 10% काम भारतीय जनता पार्टी की हो तो उस बात को हम मानेंगे। अगली बात है महंगाई। जिस तरह से महंगाई लोगों की जिंदगी को अस्त व्यस्त कर दिया है, किसानों की हालत ऐसी हो गई है कि वो जो आप बिजली की बात कर रहे हैं, इन्होंने आज तक कोई पावर स्टेशन नहीं बनाया, लेकिन बिजली देने का काम ये लगातार कर रहे हैं। तो इनके झूठ को उत्तर प्रदेश की जनता बहुत भली भांति जानती है। किसानों की जो सिंचाई थी समाजवादी पार्टी सरकार में माफ की गई थी, और वो आज किसान याद कर रहे हैं। आज सिंचाई के नाम पर किसानों के मोटर को जब्त कर लेते हैं बिजली विभाग के कर्मचारी। इस तरह से बेलगाम है बिजली विभाग के कर्मचारी। तो किसानों के हित के लिए जो भी करना होगा। क्यों जब्त कर लेते हैं? क्यों जब्त कर लेते हैं? जब्त इसलिए कर लेते हैं कि वो कह रहे हैं कि आपका बढ़ा हुआ बिल आ रहा है। अब उनको बढ़ा हुआ बिल कॉमर्शियल में कर दिया, वो डोमेस्टिक में था फिर कॉमर्शियल में कर दिया। अब किसान आय तो उसकी है नहीं, जो उसकी आय है नहीं, लागत पता चला 4 गुना बढ़ गई। डीएपी खाद में 5 किलो की चोरी कर लिया, अब बता रहे 45 किलो का खाद है। खाद नहीं मिल रही, आदमी की जान चली जा रही लाइन में। अब आदमी अपनी जान बचाए कि बढ़ा हुआ बिजली का बिल दे, कि अपना मोटर बचाए, कि अपने जानवरों को चारा दे, आखिर करे क्या करे? किसान वही है, उसके पास आमदनी का जरिया है नहीं। तो सरकार को चाहिए जो हमारे अर्थव्यवस्था की बैकबोन है किसान, खेती, उसको बचाने के लिए इन्होंने क्या किया वो बता दें। किसानों के ऊपर टायर चढ़ा दिया, टायर के नीचे कुचल दिया। गन्ना भुगतान की जो बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री, इनके गृह मंत्री जी ने कहा था कि 14 दिन के भीतर हम किसानों को गन्ना भुगतान पूरा कर देंगे। आज भी 12,500 करोड़ रुपए का गन्ना बकाया है। शामली में बकाया है, मुजफ्फरनगर में बकाया है, और बाकी और मिलों में बकाया है। तो ये जो अपनी बात कहते हैं उसमें सुनते नहीं है। इसके अलावा महंगाई में सरसों का तेल आप मुझे बताइए कितने रुपए लीटर मिलता है?
₹250 लीटर, 265 लीटर सरसों का तेल मिल रहा है। ये बोलते हैं पेट्रोल का दाम इसलिए बढ़ गया क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में ज्यादा कीमत है। आज ये बता दें कि क्रूड ऑयल की कीमत कितनी है। क्रूड ऑयल की कीमत आज भी 2014 से कम है, लेकिन पेट्रोल की कीमत और डीजल की कीमत बढ़ गई है। तो ये जो लोगों की जरूरतों की चीजें थी उस पर कम कर सकते हैं। महंगाई की मार को पेट्रोल और डीजल में ये कम से कम 35 रुपया कम कर सकते हैं, लेकिन ये हवाई जहाज के ईंधन को कम करते हैं। 35 कहाँ से कम कर देंगे सर? आप भी ना इकोनॉमिक्स की कमर तोड़ देंगे क्या आप एकदम? कैसे कम कर देंगे 35 रुपए? आप मुझे बताइए क्रूड ऑयल कितना है इस समय? अरे महाराज क्रूड ऑयल 52 रुपया की, रुकिए, 52 रुपया लीटर 2014 में क्रूड ऑयल मिल रहा था। पिछले साल 9 रुपया 18 पैसे मिल रहा था क्रूड ऑयल। सर वो इकोनॉमिक्स में पूरा समय निकल जाएगा। मोटे तौर पे जो आप कह रहे हैं वो मतलब आप व्याख्या गलत कर रहे हैं। 32 रुपए तो कुल टैक्स ले रही सरकार, अगर वो 35 रुपए घटा देंगी केंद्र सरकार वाले तो फिर ये दुनिया भर की जो स्कीम चलती है कहां से चलेंगी? मनरेगा का पैसा कहां से? आसमान से आएगा क्या? टैक्स से तो पैसा आता है सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अरे वो नहीं कम कर सकते ना, आप समझो ना। ये कह सकते हैं कि रेशनलाइज करें, उतना बढ़ा के जो लगा रखा है उसको कम करें, ये सही है, लेकिन 35 रुपए कम नहीं कर सकते। जी नीरज जी, मुझे मनरेगा का मेरे पास आंकड़ा है। मनरेगा का जो बजट है 22 राज्यों में नेगेटिव है। सर सुनिए ना, तो उसमें है नहीं। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि जो भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार टैक्स वसूलती है वो वापस किसी न किसी योजना में खर्च करती है। ये आपकी प्रायोरिटी है कि आप टॉयलेट बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, या कहीं पे आप पार्टी कर रहे हैं, ये सरकारों का अपना प्रोग्रेटिव, उस पर आप उसकी आलोचना करिए। लेकिन टैक्स जीरो कर देंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? लेकिन ठीक है, आपका व्यू पॉइंट है। मुझे किसानों के लिए अगर हम सिंचाई, बिजली का बिल माफ कर दे, सिंचाई का सर, कॉमर्शियल का। धर्मेंद्र जी, मेरा इस पर डिसएग्रीमेंट है। कोई मुझे कितना भी कुछ भी कह दे, मैं फ्री की पॉलिटिक्स के सख्त खिलाफ हूं। 22 घंटे बिजली आएगी तो बिजली का बिल आएगा बढ़ के। पहले 4 घंटे आती तो कम बिजली का बिल आता था, 22 घंटे आई तो बढ़ के आएगा। फ्री में हर चीज दे दो, हर चीज फ्री में दे दो। फ्री में कहां से दे दोगे? हम ही आप तो मिलकर सरकार बनाते हैं सर। आप फ्री में बिजली उनको दोगे, उसके बाद मेरे ऊपर आप टैक्स लगाओगे। मैं मध्यवर्गीय हूं, मेरी सैलरी मिलती है तो आप मेरी टैक्स काट लो। ऐसा थोड़ी होता है। नहीं, फ्री पॉलिटिक्स नहीं सर, ये केजरीवाल मॉडल मत चलाइए। फ्री का मैं एकदम सख्त विरोधी हूं। हर चीज फ्री में देने की बात मत करिए। 30 सेकंड दीजिए। अगर आप 4 घंटे बिजली दे रहे हैं, 4 घंटे बिजली दे रहे हैं और आप मान लो 50 यूनिट खर्चा कर रहे हैं, तो 50 यूनिट का रेट लगेगा आपको। अगर 24 घंटे दे रहे हैं तो उसे प्रपोर्शन में बढ़ जाएगा। आपका रेट तो बिजली का उतना ही लग रहा है ना। बिल्कुल क्या है? तो फिर इस बात को कैसे इससे जस्टिफाई कर सकते हैं? अरे भाई, जब पहले बिजली नहीं आती तो बिजली बिल कम आता था। अब बिजली ज्यादा आप कंज्यूम भी कर रहे हैं ना सर। हम लोग भी कंज्यूम ज्यादा कर रहे हैं बिजली। तरह तरह के इक्विपमेंट है, गांव में भी टीवी, फ्रिज, एसी चलने लगे हैं। मैं भी वही रहने वाला, मुझे पता नहीं क्या कि लोगों ने अपनी सुविधा की है ना, तो अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो बिजली बिल ज्यादा आएगा, कंजम्पशन बढ़ेगा तो आएगा, और महंगी भी होगी थोड़ी बिजली। थोड़ी बिजली महंगी भी होगी, उसको कोई उत्तर प्रदेश की सरकार, कोई भारत सरकार नहीं रोक सकती। कोयला महंगा होगा तो बिजली महंगी होगी। डिस्कॉम का उठा के पढ़ लीजिए सर। फ्री की पॉलिटिक्स के, इसलिए मैं कह रहा हूँ किसी दिन अलग चर्चा कर लीजिएगा। आप लोग अपनी बौद्धिक चर्चाओं में आप खुद ही कहते होंगे कि फ्री वाला बंद करो भाई, सरकार के ऊपर इतना बोझ पड़ता। लेकिन संजय कुमार जी, आपके पास आता हूँ, समय निकला जा रहा है एकदम, वो सतीश जी के पास भी जाना है। ये जो तमाम चर्चाएं चल रही, इसमें एक चर्चा छूट जाएगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ पोल के नाते मुस्लिम फैक्टर बड़ा महत्वपूर्ण है यूपी में। किस करवट बैठने वाला है संजय जी? ये देखिए, किस करवट बैठेगा इसकी भविष्यवाणी करना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ, भविष्यवाणी कुछ इस अंदाज से किया जा सकता है कि अगर हम पिछले कई चुनाव को देखें तो मुस्लिम मतदाता एक तरह से समाजवादी पार्टी के साथ गोलबंद होते रहे हैं। कोई वजह नहीं है कि इस चुनाव में, आने वाले चुनाव में वो समाजवादी पार्टी को वोट ना करें। कुछ मुस्लिम वोट बट करके कांग्रेस की तरफ जा सकता है, कुछ बीएसपी की तरफ जा सकता है, लेकिन एक मुश्त वोट, जो कहते हैं कि एन ब्लॉक वोट, मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी के साथ ही रहेगा। अगर समाजवादी के पार्टी के साथ तकरीबन से 55 से 65% मुस्लिम वोट मिला तो समझिए इसको हम एक तरह से कह सकते हैं कि मुस्लिमों ने एक तरह से गोलबंद होकर के समाजवादी पार्टी के लिए वोट किया। इसकी गुंजाइश मुझे बहुत साफ दिखाई पड़ रही है। तो संजय जी, यही वजह है कि एसपी का वोट परसेंट बढ़ रहा है, क्योंकि बसपा का घट रहा है थोड़ा सा, तो उधर से भी निकला होगा। कांग्रेस में तो कोई इजाफा ही नहीं हो रहा, 5-6% पड़ा बढ़ने हाँ। अगर ये पोल्स ये बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का वोट शेयर ऊपर जा रहा है, हाँ। तो उसकी सिर्फ एकमात्र वजह ये नहीं है कि मुस्लिम गोलबंद हो रहे हैं समाजवादी पार्टी के साथ। मुस्लिम तो समाजवादी पार्टी के साथ पहले भी गोलबंद रहे हैं। अगर 2017 का चुनाव की बात करें या 2019 के चुनाव की बात करें, इन चुनाव में भी मुस्लिम मतदाता गोलबंद रहे समाजवादी पार्टी के साथ। लेकिन समाजवादी पार्टी का वोटों का आकलन अगर ऊपर जा रहा है, जो ये पोल बता रहे हैं, तो और समुदाय के वोटर भी उनकी तरफ आ रहे हैं। मुझे लगता है कि लोअर ओबीसी समुदाय के वोटर जिन्होंने बीजेपी के लिए बढ़ चढ़ कर वोट किया 2017, 2019 और इवन 2014 में, उनमें भी कुछ
एक तरह से बैकवर्ड मूवमेंट हो रहा है, वो बीजेपी का साथ छोड़ करके समाजवादी पार्टी के साथ आएंगे। तो समाजवादी पार्टी को अलग अलग समुदाय से, मुस्लिमों का भी हो सकता है 2-4% ज्यादा वोट मिले, लेकिन दूसरे समुदाय के वोटरों का भी रुझान समाजवादी पार्टी की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। यही वजह है समाजवादी पार्टी का वोट ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। संजय जी, बहुत ब्रीफली, सबसे बड़ा मुद्दा आपकी नजर में क्या है? देखिए, मुद्दा पार्टियां जो भी चाहे करें, लेकिन कुल मिला के मुझे लगता है यूपी का चुनाव जो है, मुद्दे दो तरह के होते हैं। जनता की इन मुद्दे पर चाहती है कि हम वोट डालें, चाहती है, उनको लगता है महंगाई का मुद्दा कहां गया, लेकिन कुल मिलाकर के जिस तरह से चुनाव शेप कर रहा है, जिस तरह से चुनाव आगे डायरेक्शन में बढ़ रहा है, मुझे लग रहा है रिलीजियस लाइंस पे पोलराइजेशन होगा और वही फाइनली वोटिंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने वाला है। सतीश प्रकाश जी, आपका यूएसपी, बसपा का यूएसपी बताइए। मैं तो सर यही कहा था, यही बात तो मैं कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपनी खामियों को ढकने का एक ही तरीका है कि पहले पॉलिटिकल पोलराइजेशन करो, उसके बाद उसको धार्मिक पोलराइजेशन में बदल दो। यही उसका तरीका है और यही वो कहीं ना कहीं गेम अपना कर रही है। देखिए, अगर अभी राकेश अभी आप बज रहे हैं, जिन्ना की शुरुआत किसने की? नहीं, आप सुनिए ना, देखिए ना, आप सुनिए, देखिए नीरज जी, सुनिए, मैं किसी के ऊपर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ। 2017 से लेकर के आज तक बहुजन समाज पार्टी की वो कमी और वो खामियां बताई कि हमने गैर जिम्मेदाराना कोई बयानबाजी की है। बिल्कुल सही बात है। समाज पार्टी के लीडर ने, सुनिए देखिए, मतदाता हम पे ज्यादा नहीं, आप कहते हैं ना, मायावती बहन मायावती जी हमेशा कहती है कि एक मुश्त वोट करना है मुसलमानों को, इधर उधर बिखरना नहीं है। ये मायावती जी ने कहा है ना। ये क्या है? ये क्या है? अरे लीजिए, सब फ्रीज हो गया भाई, ठीक करो लिंक, जल्दी से ठीक करो। जिन्ना की चर्चा अखिलेश जी करें, बोको हराम ISIS की चर्चा कांग्रेस करे, बहन मायावती जी कहें एक मुश्त वोट डालो। अब आप ही लोग शुरू करो, फिर बाद में बिल फाड़ो बीजेपी के नाम। सतीश जी आ गए वापस। सतीश जी कंटिन्यू करें। देखिए, कानून व्यवस्था अगर आप देखेंगे, चाहे बीजेपी के कार्यकर्ता आप जाओ, इसने हमको कभी वोट न, उससे भी अगर जाकर के पूछो, हिंदी की सरकार कानून व्यवस्था के और आप सवाल नहीं उठा सकते, और हमने एनकाउंटर नहीं किए। मैंने जो पूछा वो आपने सुना नहीं क्या? फ्रीज हो गया था आपका। ये किसने कहा था कि एक मुश्त वोट मुसलमानों को करना चाहिए? जिन्ना की चर्चा किसने की? बोको हराम की चर्चा किसने की? मुझे ये बताइए ना, किसने शुरू किया? सुनिए ना, आप कह रहे हो ना कि वो अंत में जाके वहीं ले आएंगे, तो शुरुआत तो हो गई ना, फिर और लाया कौन? जी नीरज जी, बहुजन समाज एक राजनीतिक दल के साथ एक सामाजिक विषय, हम ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे, ऐसी कोई बयानबाजी नहीं करेंगे कि जिसका फायदा कहीं ना कहीं उठाए। हम जनमानस के जो मुद्दे हैं, क्या हमको लगता है, बहुजन समाज पार्टी को लगता है कि महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। बड़ा मुद्दा इसलिए कि 10.5 लाख लोगों को हमने सरकारी रोजगार दिया। मनरेगा को हम रोजगार नहीं मांगते, तो पेट भरने का एक साधन है, रोजगार नहीं हो सकता। बहुत दूसरी बात, जहां तक विकास की बात करेंगे, तो बहुजन समाज पार्टी ने 5 साल में विकास के जो कार्य शुरू किए उनका अंत भी किया। इन कार्यों का हमने शिलान्यास किया, तो बाकायदा उद्घाटन भी हमने 5 साल में कंप्लीट किया। सतीश जी, नहीं करा, लेकिन खुद पर यकीन नहीं है। कैसा भ्रष्टाचार मुक्त कर दिया भाई सतीश जी? व्यवस्था, सतीश जी समय समाप्त हो रहा, मुझे अभी एक कमेंट प्रदीप जी से ले लीजिए सेगमेंट में। सर, खुद पर यकीन नहीं है राजनीतिक दलों को, सबको, ऐसा नहीं खाली आपको। ये देखिए, आप बहुत अच्छी बातें कह रहे हैं, धर्मेंद्र जी ने भी बहुत अच्छी बात कही कि महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, हमने इस पर कई घंटों की डिबेट की है, लेकिन उस पर बने रहना चाहिए ना। फिर आप बीच में ये सब चीज़ें क्यों लेके आते हैं? जाति लेके आओ, मुसलमान लेके आओ, जिन्ना लेके आओ, बोको हराम लेके आओ, क्यों? अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे को हम उठा के बढ़ेंगे, तो उस पर टिके रहिए। लेकिन नहीं, हमको तो वही करना है। हमने अपनी तरफ से कुछ जोड़ा क्या? हम आप लोगों के स्टेटमेंट सुना दिए, जो आप लोग बोलते हैं वही हम शाम को शो पे चर्चा करते हैं। प्रदीप जी 30 सेकंड आपके लिए, फिर शो खत्म करूंगा मैं। देखिए नीरज जी, ऐसा है कि हर सरकार के खिलाफ मुद्दे होते हैं, मुद्दों की कोई कमी नहीं। सवाल ये होता है कि मुद्दे का फायदा उठाने वाला कौन है, उसके लिए जमीन पर उतरकर मेहनत करनी पड़ती है। उत्तर प्रदेश में जो विपक्ष है वो 4.5 साल से अनुपस्थित है।
कौन सा नेता आप बताइए? मायावती जी लोगों के बीच में गई, अखिलेश यादव गए, 4.5 साल कहाँ रहे? ट्विटर के अलावा कहाँ दिखाई दिए अखिलेश यादव? तो मुद्दे होने से फायदा मिल जाएगा, मैं ऐसा नहीं मानता। मुद्दे होने से उसका लाभ उठाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और जब आप मेहनत करते हैं तब फायदा मिलता है। ये बात अखिलेश यादव को समझ में आनी चाहिए कि 2007 से 2012 के बीच में मुलायम सिंह यादव ने जो मेहनत की 5 साल, उसका फायदा मिला कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने जी। और अगर उन्होंने 2017 से 2022 के बीच में मेहनत की होती तो ये उम्मीद करते। मुझे तो कहीं से नहीं दिखाई दे रहा है कि ऐसा क्या कारण है, क्या समाजवादी पार्टी ने किया है कि उसका वोट शेयर बढ़ जाए। जी सर, बढ़ने का कोई कारण दिखाई नहीं दे रहा है। कहीं आंदोलन किया हो, संघर्ष किया हो, नए लोगों को जोड़ा हो, ऐसा क्या है कि जो 2019 में जो सामाजिक समीकरण था उससे ज्यादा, उससे बड़ा सामाजिक समीकरण अखिलेश यादव ने बना लिया है। तो मुझे जो है अफसोस ये है कि जब सरकार के पर नकेल तब कसती है जब विपक्ष जो है मजबूत हो, तैयारी के साथ, संघर्ष की भावना से जमीन पर उतरे लोग। कई बार सर क्या होता है कि सत्ता में अगर आप होते हैं 5 साल, तो कई बार लोगों को वैसे भी थोड़ी सी एंटी इनकम्बेंसी कई इश्यूज पे आ जाती है, कई चीज़ों पे आप अपना व्यू परसेप्शन बना लेते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत होता है। लेकिन ये सब ओपिनियन पोल्स हैं, नतीजे नहीं। अभी कई और ऐसे पोल्स आएंगे जिस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन जो महत्वपूर्ण है इस पोल के जो डेटा एनालिटिक्स बताते हैं कि बीजेपी 240 का एक रफ एवरेज फिगर लीजिए वहाँ पे खड़ी है, और समाजवादी पार्टी 130, 135, 140 पे खड़ी है, जो बहुत बड़ा गैप है। सरकार बनाने के लिए ज़रूरी बहुमत से बहुत ऊपर का बहुमत बीजेपी के पास अभी भी है। डिबेट शायद हम लोग इस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि वो 312 से ऊपर क्यों नहीं जा रहे हैं, परफॉर्मेंस वहाँ से ऊपर जानी चाहिए या लगभग उस पर होनी चाहिए। लेकिन ये सारी चीज़ें बदलती रहती हैं। जैसा संजय जी ने कहा कि अभी तो बहुत कुछ बदलना है इसमें, अभी तो शुरुआत हुई है। देखिए धीरे धीरे और नए मुद्दे निकलेंगे, उसके बाद तो महंगाई की हम लोग शायद हम कभी चर्चा ही नहीं कर पाएंगे। इस पर नए डिफरेंट इश्यूज़ पे बातचीत होगी। बहरहाल आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए CNBC आवाज़।